हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम पार्ट 11 पढ़ने वाले हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का। और डेफिनेटली अब जो सिलेबस आया है उसमें सभी पार्ट नहीं पढ़ने हैं, कोई सिलेक्टेड पार्ट्स पढ़ने हैं। तो अभी हम जो अध्याय चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं वो आपका पहला टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 8 से 9 धाराएँ हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 की। जो धारा 30 है जो अभी सामने दिखाई दे रही है आपको, तो धारा 30 पढ़ेंगे हम निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता से संबंधित। उसके बाद धारा 11 पढ़ेंगे निर्वाचन याचिका से संबंधित। फिर धारा 12 पढ़ेंगे जिला न्यायाधीश के आदेशों से जो अपीलें करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे धारा 33 समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपात्र होने की दशा में क्या प्रक्रिया होगी अगर नगर पालिका के सभी जो सदस्य हैं उनका अगर चुनाव शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उस केस में क्या होगा। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम धारा 34 की आदेशों और विनिश्चय जो होगा उस केस में किसका जो आदेश होगा वो मान्य होगा, उनकी अंतिमता क्या है। उसके बाद धारा 35 पढ़ेंगे 35 निर्हरताएँ के केस में जो अयोग्यताएँ अगर किसी सदस्य के है उस केस में क्या होगा। धारा 36 पढ़ेंगे निर्हरता हटाना या अवधि में कमी करना, कि अगर किसी को बैन कर दिया है चुनाव लड़ने से तो उस केस में क्या प्रावधान किए गए हैं इस अधिनियम में। उसके बाद धारा 37वीं धारा पढ़ेंगे पद की शपथ के बारे में, कि जो यहाँ के सदस्य हैं वो किस प्रकार शपथ लेते हैं और किसके समक्ष उनको शपथ लेनी होती है। उसके बाद में पढ़ेंगे हम धारा 38 जो है त्यागपत्र से संबंधित है, कि सदस्य किसको त्यागपत्र देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, ये टोटल इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और देन इस वीडियो के बाद में आज एक नया मैं नवाचार कर रहा हूँ। इस वीडियो के जस्ट बाद में एक शॉर्ट नोट्स भी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि आपकी एक बार रिवाइज हो जाए इसके साथ में, और इन नोट्स को मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर कमेंट करें अगर आपको कोई क्वेरी प्राप्त होती है। साथ में दोस्तों मैंने एक पोल भी कंडक्ट कराया था वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर। उस पर मैंने बोला था कि क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे एटसेट्रा वगैरह, तो फिर मैंने एक पोल कंडक्ट कराया था। एक कोचिंग है वो आरएस की फील्ड में अच्छा काम कर रही है टेस्ट सीरीज़ के से रिलेटेड। तो अगर आप चाहते हैं मेरे को अगर 50 से अधिक जो वोट अगर मिलते हैं कि सर आप बिल्कुल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे हम, तो मैं उनसे बात कर लूँगा। वो चाह रहे हैं कि अपने यहाँ पर प्रमोशन करें और उस प्रमोशन की एवज में अपन डिस्काउंट की उनसे बात कर लेंगे, तो आपको एक सही रीजनेबल डिस्काउंट और क्वालिटी मिल जाएगी। और बस अपन को एक प्रमोशन करना है ताकि वो अपन को डिस्काउंट देने से तैयार हो जाएं। उनको कैंडिडेट मिलेंगे और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बस इतना सा मेरा इंटरेस्ट है। मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे देन आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली जो धारा है वो है धारा 30वीं धारा है निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता क्या है। जो सिविल न्यायालय जो दिए गए हैं उनका यहाँ पर क्या रोल होगा। तो एक लाइन में मैं बता दूं आपको कि इनका सिविल न्यायालयों का कोई भी रोल नहीं है निर्वाचन संबंधी मामलों में। नगर पालिकाओं की जो निर्वाचन होगा उसमें सिविल न्यायालयों का कोई अधिकार नहीं है। वहाँ पर आदेश जो भी होगा वो कोई उनका प्रावधान नहीं किया गया है। तो अब आगे जो अपन पढ़ लेते हैं सारा, उसमें आपको यही समझ आने वाला है कि किसी सिविल न्यायालय को वार्डों के परिसीमन, ऐसे वार्डों को स्थानों के आवंटन, निर्वाचक नामावलियों की तैयारी या निर्वाचन के संचालन से संबंधित किसी भी प्रश्न को ग्रहण करने या उस पर न्याय निर्णय की अधिकारिता नहीं होगी। तो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर सिविल न्यायालयों को कोई अधिकार इस अधिनियम के तहत नहीं दिए गए हैं। तो सीधी आपको ये ध्यान रखना है। नंबर 2 पॉइंट भी ये लिखा गया है, किसी भी नगर पालिका के किसी निर्वाचन को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत की गई किसी निर्वाचन याचिका से अन्यथा प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई निर्वाचन याचिका भी होती है और किसी भी निर्वाचन जो नगर पालिका का निर्वाचन है, कोई चुनाव हुआ है, तो इस अधिनियम जो है उसके अधीन अगर कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जाती है तो उसके अलावा कोई और प्रश्नगत यहाँ पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये सीधा साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो सिविल न्यायालय हैं उनको कोई अधिकारिता नहीं दी गई है। ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। अगली अपन धारा पे चलते हैं, धारा 31 पे, धारा 31 पे जो निर्वाचन याचिका से संबंधित है। जो भी मतदान होता है उसके केस में अगर कोई याचिका दर्ज की जानी है तो कहाँ पर वो याचिका दी जाएगी, ठीक है, और वो याचिका किस किस केस में दी जाएगी, कितने समय के अंदर अंदर उस याचिका को लगाना होगा। जो रिट दायर की जाती है वो कहाँ पर लगेगी, कितने समय के भीतर, और क्या कारण रहेंगे कि आप रिट लगा सकते हो, ठीक है। तो धारा 31 में वही बताया गया है। तो अगर अपन बात करें
निर्वाचन याचिका की तो जिला न्यायाधीश को दी जा सकती है निर्वाचन याचिका, ठीक है। और जो निर्वाचन की जो तारीख है उसके 1 माह के भीतर भीतर अपन को ये याचिका देनी पड़ेगी। तो ठीक है, अब थोड़ा सा अपन कवर कर लेते हैं कि नगर पालिका के सदस्य के रूप में किसी भी व्यक्ति के निर्वाचन को नगर पालिक क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश, अभी मैंने बताया जिला न्यायाधीश के समक्ष निर्वाचन की तारीख से 1 मास के भीतर भीतर कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों पर प्रश्नगत किया जा सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो निर्वाचन याचिका जो लगेगी वो किसके समक्ष लगेगी? जिला न्यायाधीश के समक्ष लगेगी। सबसे पहला यहाँ पे यह ध्यान रखना है कितने समय के भीतर लगनी है? निर्वाचन की तारीख से 1 मास के भीतर भीतर ये निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जाएगी, ठीक है। अब किस केस में जो कोई भी व्यक्ति है, अगर उसका निर्वाचन हुआ है, उसका चुनाव किया गया है या कोई सदस्य है, उसके निर्वाचन से संबंधित उस पर प्रश्न किए जा सकते हैं, उसके खिलाफ याचिका लगाई जा सकती है। तो क्या क्या केसेज हो सकते हैं? सबसे पहला केस हो सकता है कि निर्वाचन की तारीख को निर्वाचित उम्मीदवार इस अधिनियम के अधीन स्थान भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित नहीं था या निर्हरित था। कहने का मतलब यह है कि जो निर्वाचन की तारीख, अगर उसका चुनाव भी हो गया है, किसी व्यक्ति का वो चुन लिया गया है, और अगर वो व्यक्ति जो निर्वाचन की तारीख है, जो डेट जिस दिन चुनाव हुआ था, ठीक है, या फिर जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन वो योग्य नहीं था, मतलब वो इसकी जो क्वालिफिकेशन चाहिए कि किस आधार पर उसका चुनाव हो सकेगा, उसको पूरा नहीं करता है, फिर भी उसको चुन लिया गया है, तो उस केस में यहाँ पर याचिका लगाई जा सकती है जिला न्यायाधीश के समक्ष। अगला पॉइंट है कि किसी निर्वाचित उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा या निर्वाचित उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारा 29 में वर्णनिर्दिष्ट कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है। तो धारा 29 अपन ने पहले पढ़ ली कि भ्रष्ट आचरण में क्या क्या आएंगे, ठीक है। तो अगर कोई उम्मीदवार है जो जिसका चुनाव हो चुका है, वो जीत चुका है, अगर वो व्यक्ति या उसका कोई एजेंट है या उसके कोई सहमति कोई और व्यक्ति, अगर उसने कोई भ्रष्ट आचरण किया है, किसी को रिश्वत दी है, किसी को इनाम दी है, ठीक है, उसने किसी रूप से मतलब प्रभावित करने की कोशिश की है, तो उस केस में भी कोई भी व्यक्ति निर्वाचन याचिका जिलाध्यक्ष को दे सकता है, ठीक है। अगर उसको पता लगता है कि भाई ये इस तरह से गड़बड़ हुआ है यहाँ पे चुनाव में, तो वो निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर सकता है जिला न्यायाधीश के समक्ष। अगला है कि कोई नामांकन अनुचित तौर पर खारिज कर दिया गया है, ठीक है, कि किसी और व्यक्ति है, उसका जो नामांकन उसने दिया है वो गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है ताकि वो चुनाव नहीं लड़ पाए, उस केस में भी निर्वाचन याचिका दायर की जा सकती है। तो कई बार क्या होता है, किसी का गलत तरीके से नामांकन रद्द कर देने पर जो उम्मीदवार जीतना नहीं चाहिए वो उम्मीदवार जीत जाता है, क्योंकि किसी का नामांकन रद्द हो चुका है, इस वजह से उसके सारे मत डिलीट माने जाएंगे और जो दूसरा नंबर का उम्मीदवार है वो जीत जाता है। तो उस केस में भी गलत तरीके से अगर चुनाव हुआ है, अनुचित तौर पर नामांकन खारिज हुआ है, उस केस में भी ये याचिका दायर की जा सकती है। अगला है कि निर्वाचन का परिणाम, मतदान का जो परिणाम है, जहां तक उसका संबंध निर्वाचित उम्मीदवार से है, निम्नलिखित रूप से तात्विक रूप से प्रभावित किया गया है। अगर कोई चुनाव हुआ है और उसका जो मतदान का जो रिजल्ट है अगर वो गलत तरीके से प्रभावित कर दिया है, तो वो क्या क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहली बात है कि नामांकन के अनुचित स्वीकृति द्वारा, कि जो व्यक्ति जीतना नहीं चाहिए उसका नामांकन गलत तरीके से स्वीकार कर लिया ताकि उसको जिताया जा सके, तो उससे क्या हुआ है कि वहाँ उसका जो परिणाम है, रिजल्ट है चुनाव का, वो प्रभावित हुआ है। तो अगर नामांकन की अनुचित स्वीकृति है, उस केस में भी याचिका दायर की जा सकती है। दूसरा केस क्या है? निर्वाचित उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या ऐसे उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से काम कर रहे किसी व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्वाचित उम्मीदवार के हित में किए गए किसी भ्रष्ट आचरण द्वारा, कि अगर उसका परिणाम बदलने की कोशिश की गई है रिजल्ट की, वो किस आधार पर, कि जैसे मान लो उम्मीदवार तो है ही, उम्मीदवार कोई एजेंट है, उसका कोई व्यक्ति है, तो उनके अलावा भी अगर कोई और व्यक्ति है जो उनसे संबंधित नहीं है, फिर भी अगर उसने भ्रष्टाचारण किया है, पैसा अपनी तरफ से दिया है या कोई इनाम दिया है, चुनाव में मतलब वोटों को खरीदने की कोशिश करी है, तो उस केस में भी यहाँ पर परिणाम प्रभावित हुआ है और परिणाम प्रभावित होने के केस में भी कोई व्यक्ति जिला न्यायाधीश के समक्ष याचिका लगा सकता है। अगला है किसी मत को अनुचित रूप से ग्रहण या नामंजूर करना या खारिज करके, या ऐसे किसी मत को जो शून्य है ग्रहण करके। तो यहाँ पे अगर परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, जैसे मान लो कोई वोट है उसको गलत तरीके से ग्रहण कर लिया हो, मान लो वोट सही नहीं है, ठीक है, वोट गलत तरीके से डाला गया है, उसको भी ग्रहण कर लिया, या कोई वोट सही है उसको गलत बना दिया गया, उसको डिलीट कर दिया गया,
या फिर कोई वोट जीरो है, ठीक है, शून्य वोट है, वो एलिजिबल नहीं है, 17 साल का ही है, उसने वोट डाल दिया, उसको भी आपने एलिजिबल कर लिया, उसको भी काउंट कर लिया। कोई 17 साल का वोट डाल के आ गया, गलत है, उसका शून्य वोट होगा, फिर भी आपने उसको ग्रहण कर लिया। इसका मतलब क्या है कि आपने परिणाम को, जो चुनाव का जो रिजल्ट है उसको प्रभावित करने की कोशिश की है। उस केस में कोई भी व्यक्ति चुनाव याचिका दायर कर सकता है, निर्वाचन याचिका दायर कर सकता है जिला न्यायाधीश के समक्ष। अगला है, इस अधिनियम के तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों को बंदों के किसी अनुपालना द्वारा, कि अगर इस अधिनियम के अधीन कोई भी नियम बनाए गए, अधिनियम बनाए गए हैं, कोई भी आदेश जारी किए गए हैं, अगर उनकी अनुपालना नहीं की जाए, उसके बाद भी मतलब यहाँ पर परिणाम प्रभावित किया जाए, इन अधिनियमों के जो नियम बनाए गए हैं आदेशों के खिलाफ जाकर भी अगर इनकी अवहेलना करते हुए भी अगर परिणाम प्रभावित किया जा रहा है, तो वो उसके खिलाफ भी निर्वाचन याचिका दायर की जा सकती है। तो ये परिणाम प्रभावित करने वाले केसेस थे। अगला केस है कि याचिकाकर्ता या किसी अन्य उम्मीदवार को विधि मान्य वतों का बहुमत प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लो जो याचिका मैं कर रहा हूँ, जीत कोई और चुका है, मुझे बहुमत मिला था लेकिन मुझे विजयी नहीं घोषित किया गया, किसी और को विजयी घोषित कर दिया जबकि बहुमत तो मुझे प्राप्त हुआ था। या फिर किसी और उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त हुआ है लेकिन उसको विजयी घोषित ना करके किसी और को विजयी घोषित कर दिया है, उस केस में भी निर्वाचन याचिका दायर की जा सकती है। अगला केस है, यदि निर्वाचन उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट आचरण से मत प्राप्त न किए जाते, ठीक है, तो याचिकाकर्ता या किसी अन्य उम्मीदवार को विधि मान्य मतों का बहुमत प्राप्त होता। इस केस में भी किया जा सकता है कि मान लो आप चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरा सामने वाला है, उसने पैसे देके या फिर मनोरंजन के साधन देके या फिर लोगों को बहला फुसलाकर या कोई धार्मिक भावना से जाति के आधार पर अगर उसने वोट मांगे हैं, और अगर वो भ्रष्टाचरण, क्योंकि वो भ्रष्टाचरण कर रहा है, वो भ्रष्टाचार वाली क्रियाविधि कर रहा है, अगर उस कारण से अगर वो ना करता तो आपको ज़्यादा वोट मिलते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है, अगर उसने गलत तरीके से वोट लिए हैं तब भी आप क्या कर सकते हो, निर्वाचन याचिका दायर कर सकते हो। अगर आपके पास सबूत होते हैं कि सर इसने ऐसे पैसे दिए हैं, इसने पैसे दे के वोट खरीदे हैं, अगर शराब बांटी है, अगर आपको पता लग जाता है, तब भी आप निर्वाचन याचिका दायर कर सकते हो। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, निर्वाचन याचिका की सुनवाई में जिला न्यायाधीश ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जाएं, जो मानी जाएं। तो जिला न्यायाधीश क्या करेगा, ऐसी याचिका की सुनवाई करेगा और उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, शक्तियों का प्रयोग करेगा और उस आधार पर अपना निर्णय देगा। उसका निर्णय अंतिम होगा जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये धारा 31 में निर्वाचन याचिका से बारे में बताया गया है। जिला न्यायाधीश को दी जाएगी, निर्वाचन तारीख से 1 माह के भीतर दी जानी चाहिए। और इसके कारण क्या क्या हैं, अगर विजय उम्मीदवार की योग्यता गलत है, भ्रष्टाचार कर रहा है, नामांकन गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है, जो उसका रिजल्ट है उसको प्रभावित करने की कोशिश की गई है, किसी और को बहुमत मिलना चाहिए लेकिन उसको चुनाव में जिता दिया गया है, या उसने किसी भ्रष्ट आचरण से मत प्राप्त किए हैं जबकि आपको मत प्राप्त होने चाहिए, वो गलत तरीके से उसने वोट लिए हैं, तो इस केस में निर्वाचन याचिका दायर की जा सकती है किसी भी व्यक्ति द्वारा। अब बात करते हैं धारा 32 जो है वो है जिला न्यायाधीश के आदेशों से अपीलें। अगर कोई भी उसका आदेश, अब इसके बाद में क्या होगा, जिला न्यायाधीश कोई भी आदेश जारी करेगा। ठीक है, अब मान लो आपको हो सकता है आदेश आपको पसंद ना आए कि यार उसने सही निर्णय नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे, आप उच्च न्यायालय में जा सकते हो, उसके खिलाफ अपील कर सकते हो। अपील का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है वो आपकी अपील की सुनवाई करेगा। ठीक है, तो जिला न्यायाधीश के समक्ष आपने याचिका दायर की, अगर उसका आदेश सही नहीं आया, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उच्च न्यायालय में जा सकते हो। तो ठीक है, इसमें लिखा हुआ है धारा 31 के अधीन दायर याचिका पर जिला न्यायाधीश द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश से अपील उच्च न्यायालय को होगी। तो उच्च न्यायालय को अपील की जा सकती है। तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है, उच्च न्यायालय को इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस धारा के अधीन अपील के संबंध में वही शक्तियाँ, अधिकारिता, प्राधिकार होगा और वह उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसा वह अपनी सिविल अपील अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित किसी सिविल न्यायालय द्वारा पारित मूल डिक्री से अपील की दशा में करता। तो यहाँ पर जो उच्च न्यायालय को जो शक्तियाँ दी गई हैं, जो उसको अधिकार दिया गया है, जो उसको प्राधिकार दिया गया है, सेम वो उसको जो शक्तियाँ वही दी गई हैं अपील के खिलाफ जो कार्रवाई करने की। जो सिविल अपील अधिकारिता जो है कि स्थानीय सीमाओं के भीतर
अगर कोई सिविल न्यायालय द्वारा पारित हो जाता है, कोई मूल डिक्री से कोई अपील होती है, ये बस डायरेक्ट आप थोड़ा समझने की बात है, ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, कि कोई सिविल न्यायालय से अगर कोई मूल डिक्री पारित होती है और उसके खिलाफ कोई अपील होती है, तो वो जो शक्तियाँ उस केस में जब उच्च न्यायालय के पास होती हैं, जब आप पॉलिटी में उच्च न्यायालय पढ़ोगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो वो सेम अधिकार शक्तियाँ यहाँ पर उच्च न्यायालय को दी गई हैं। ठीक है, अब बात ये है कि अपील कितने दिनों में की जाए। ठीक है, आप जब न्यायाधीश ने कोई आदेश पारित कर दिया तो आप कितने दिन में अपील कर सकते हो, तो उसका आंसर है 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपील करनी पड़ेगी। इसमें लिखा हुआ है, इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस आदेश की जिससे अपील की गई है तारीख से 30 दिवस की कालावधि के भीतर भीतर की जाएगी। जैसे मालूम न्यायाधीश ने आज कोई आदेश जारी किया है, आप उसके खिलाफ अपील करना चाहते हो, तो आपको अगले 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपील करनी पड़ेगी उच्च न्यायालय में। ठीक है, लेकिन उच्च न्यायालय 30 दिवस की उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात भी कोई अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाए कि अपीलार्थी के पास ऐसी कालावधि के भीतर भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण था। तो वैसे तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपील दर्ज करनी पड़ेगी, लेकिन आप 30 दिन से बाद भी अपील कर सकते हो अगर आपके पास कोई रीजनेबल कारण हो, रीज़न हो, आपके पास रीजनेबल इमरजेंसी रही हो, कोई मदर के लिए कोई प्रॉब्लम हो गई हो, आपके लग गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, आप कर नहीं पाए हो, आपको असुविधा हो गई हो, बाढ़ आ गई हो, पानी आ गया हो, कोई भूकंप आ गया हो, उस केस में मतलब कोई बड़ी जो घटना हो गई हो, उस केस में अगर न्यायालय को लगता है कि यार आपको पर्याप्त समय नहीं मिला, आपको और ज़्यादा मिलना चाहिए, उस केस में आप अपील कर सकते हो 30 दिन से ज़्यादा भी। अब बात है कि अपील पर सुनवाई जो होगी 3 महीने के भीतर होगी। 1 महीने के अंदर अंदर तो आपको अपील करनी होगी और उस पर जो उच्च न्यायालय जो रिजल्ट देगा, सुनवाई करेगा, वो 3 महीने के अंदर अंदर करेगा। वो सेम यहाँ पर अपील सभी या किन्हीं भी निर्वाचित उम्मीदवारों के निर्वाचन को शून्य घोषित करते हुए दिए गए किसी आदेश के विरुद्ध की गई है, वहाँ उच्च न्यायालय पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर उस आदेश जिससे अपील की गई है के प्रवर्तन पर रोक लगा सकता है और ऐसी दशा में उस आदेश की बाबत यह समझा जाएगा कि वह प्रभाव में नहीं आया है। ठीक है, अब मान लो कोई आदेश ऐसा जारी किया गया है जिला न्यायाधीश द्वारा, जहां पर जो सारे निर्वाचित उम्मीदवार हैं उनके निर्वाचन को, मतलब जब अगर वो चुनाव जीत चुके हैं, अगर उसको शून्य घोषित कर दिया जाए, उसको कैंसिल कर दिया जाए। अब वहां पर उच्च न्यायालय को पता लगता है, हाईकोर्ट को पता लगता है कि यार वो गलत तरीके से हुआ है, पर्याप्त कारण है कि जिसकी वजह से ये पता लगता है कि यार वो गलत आदेश जारी हो गया है। तो उस केस में अगर अपील दर्ज होती है तो उस आदेश के खिलाफ उसको प्रवर्तन पे, उसको पारित होने पे, उसको लागू होने पे वो रोक लगा देगा और इस केस में ये समझा जाएगा कि वो जो आदेश है वो अभी जारी नहीं हुआ है। ठीक है, तो सेम वही बात है, अगर अपील से पता लग जाता है तो उच्च न्यायालय उस आदेश को निरस्त कर सकता है और पुनः वो उनके जो सदस्य जो हैं जो चुनाव लड़ा है उसको दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। अगला मैंने जो अभी बताया आपको, प्रत्येक अपील यथासंभव शीघ्रता से विनिश्चित की जाएगी और उस तारीख से जिसको अपील का ज्ञापन उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हो 3 मास के भीतर भीतर उसे अंतिम रूप से अवधारित करने का प्रयास किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो अपील आपने लगाई है उस पर जल्दी से जल्दी सुनवाई होगी, उस पर जल्दी से जल्दी क्रियाविधि शुरू होगी, कार्य उस पर किया जाएगा। ठीक है, देन उसको 3 महीने के अंदर अंदर उस पर विचार किया जाएगा। 3 महीने के अंदर अंदर उस पर विचार प्रस्तुत करके और उस पर सुनवाई की जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 33। धारा 33 में लिखा हुआ है, समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपास्त होने की दशा में प्रक्रिया। अगर किसी आदेश जिला न्यायाधीश को पता लगता है या किसी केस में जो नगर पालिका के जो सभी सदस्य हैं अगर उनका चुनाव 0 हो जाता है, अपात्र हो जाते हैं, उस केस में क्या प्रक्रिया बताई गई है। तो यहाँ पे सीधी सी प्रक्रिया बताई गई, अगर जब किसी नगर पालिका के सभी सदस्यों का या उसके सदस्यों के कुल संख्या का 2/3 से अधिक सदस्यों का निर्वाचन धारा 31 के तहत या धारा 32 के तहत। धारा 31 का मतलब, अगर धारा 31 अभी मैंने आपको बताया कि अगर जिला न्यायाधीश के समक्ष कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की गई हो, धारा 32 क्या है, कोई अपील लगाई गई हो, किए जाने पर शून्य घोषित कर दिया जाए, तब राज्य सरकार नगर पालिका को विघटित करेगी और तदुपरांत धारा 322 के उपबंध उसकी धारा 1 के उपबंधों को छोड़कर लागू होंगे। तो ये धारा बाद में पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर नगर पालिका के जो सभी सदस्य हैं अगर उनका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाए
या जो सदस्यों की कुल संख्या है उसका 2/3 से अधिक सदस्यों का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाए। किस केस में? केस दो हैं, या तो निर्वाचन याचिका पर जिला न्यायाधीश ने आदेश जारी कर दिया कि भाई इनका निर्वाचन शून्य घोषित करूं, या फिर दोबारा अपील लगाई गई हो, उसमें हाईकोर्ट ने बोल दिया हो कि भाई इनका जो निर्वाचन है 2/3 सदस्यों से अधिक का निर्वाचन या सभी सदस्यों का निर्वाचन शून्य घोषित किया जाए, इनके चुनाव को कैंसिल किया जाए। उस केस में राज्य सरकार करेगी। ध्यान रखना, निर्वाचन आयोग नहीं करेगा, उच्च न्यायालय नहीं करेगा, जिला न्यायाधीश नहीं करेगा, राज्य सरकार नगर पालिका का विघटन करेगी। ठीक है, और फिर से चुनाव वगैरह होंगे, वो आगे धारा 322 में उनको उपबंध किया गया है। अगला है धारा 34, आदेशों विनिश्चय की अंतिमता। आदेशों और विनिश्चय की अंतिमता धारा 34 में बताया गया है कि धारा 32 के अधीन की गई किसी अपील पर उच्च न्यायालय का विनिश्चय और केवल ऐसे विनिश्चय के अध्ययन रहते हुए धारा 31 के अध्ययन जिला न्यायाधीश के आदेश अंतिम और निश्चायक होगा। अगर धारा 32 के तहत किसी ने अपील करी है उस केस में तो हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो अंतिम होगा, और अगर धारा 31 के तहत किसी ने किसी ने निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की है उस केस में जो भी आदेश जिला न्यायाधीश जारी करेंगे वो फाइनल माना जाएगा, वो अंतिम माना जाएगा। ये धारा 34 है, आदेशों विनिश्चय की अंतिमता। ठीक है, अब धारा 35 है निरर्हताएँ, अयोग्यताएँ। तो अयोग्यता किस किस केस में हो सकती है? तो सबसे पहली बात है, निम्नलिखित में से किसी नगर पालिका की सदस्यता के लिए निरर्हताएँ हो जाएंगी। इस केस में अयोग्यताएँ हो जाएंगी अगर धारा 38 में निर्दिष्ट निर्वाचन संबंधी अपराधों से, धारा 28 28 पढ़ी है मैंने, धारा 28 में निर्दिष्ट निर्वाचन संबंधी अपराध, अगर कोई उसने धारा 28 में जो भी अपराध बताए गए हैं अगर वो अपराध कोई करता है उस केस में भी। धारा 29 में कोई भ्रष्ट आचरण जो भी बताए गए हैं अगर वो कोई करता है कोई भी सदस्य तो उसका वो अयोग्य करार दे दिया जाएगा। ठीक है, उस पर निरर्हताएँ लगाई जाएंगी कि ये अयोग्य है और उसके चुनाव को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और कितने समय के लिए लगाया जाएगा? 6 समय के लिए लगाया जाएगा। ऐसी निरर्हता की कालावधि से ऐसे भ्रष्टाचार के संबंध में जिला न्यायाधीश के निष्कर्ष की तारीख से या यथास्थिति ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए जाने की तारीख से 6 वर्ष की होगी। तो जिला न्यायाधीश जब भी ऑर्डर जारी कर देगा, जो भी आदेश दे देगा, उस दिन की उस तारीख से अगले 6 साल के लिए ये सदस्य जो भी होगा, जो अगर भ्रष्टाचार करता है, कोई अपराध करता है धारा 28 के तहत या धारा 29 के तहत, तो उसको क्या करेंगे? 6 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा कि भाई अब आप चुनाव नहीं लड़ सकते। धारा 36, निरर्हता का हटाया जाना या उसकी कालावधि में कमी करना। तो जैसे मान लो 6 साल का अगर किसी को बैन लगा दिया है तो उस केस में उसको हटाने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, साथ में उस पर उसकी अवधि में कमी करने के भी प्रावधान किए गए हैं। तो ये प्रावधान किसके माध्यम से लागू किए जाएंगे? राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य निर्वाचन आयोग धारा 35 की उपधारा 1 खंड के क के अधीन किसी भी निरर्हता को लेखबद्ध कारणों से हटा सकेगा या ऐसी किसी भी निरर्हता की कालावधि को कम कर सकेगा। ठीक है, अब यहाँ पर केस ये दिखा हुआ है कि धारा क मतलब कोई भी भ्रष्ट आचरण है, कोई भी अपराध है ना, सिर्फ उसके खिलाफ ही राज्य निर्वाचन आयोग क्या कर सकता है? कालावधि को कम कर सकता है। निर्वाचन संबंधी जो उस पर बैन लगाया गया है 6 साल का, उसको कम कर सकता है, बिल्कुल हटा सकता है अगर उसने कोई अपराध वगैरह किया है और उसमें कोई उसको प्रावधान थोड़ा समझ आता है तब। तो यहाँ पे शक्ति किसको दी गई है? राज्य निर्वाचन आयोग को निरर्हता को हटाए जाने की या उसकी कालावधि में कमी की जाने की। ठीक है, ये शक्ति किसके पास है? राज्य निर्वाचन आयोग के पास। धारा 37 है पद की शपथ। ठीक है, पद की शपथ का मतलब है जैसे हमारे चुनाव लड़ते हैं, कोई भी जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सबकी एक शपथ होती है। सेम उसी प्रकार जो नगर पालिका के सदस्यों को जब चुनाव होता है तो वो शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं। तो उसके इसमें क्या बताया गया है? यहाँ पर अपन समय बात करेंगे कि उनको शपथ कितने समय में लेनी होती है और किसके समक्ष लेनी होती है, और अगर शपथ नहीं लेते हैं तो उस केस में क्या क्या हो जाएगा, तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है, प्रत्येक सदस्य इस रूप में अपना कर्तव्य ग्रहण करने से पूर्व कलेक्टर या इस प्रयोजन के लिए उसके नाम निर्देशित के समक्ष विहित रूप से शपथ लेगा या प्रतिज्ञान लेगा। तो कोई भी सदस्य जब भी चुनाव जीत लेता है तो अपना कर्तव्य ग्रहण करने से पूर्व वो क्या करेगा? कलेक्टर के समक्ष, या अगर उसके नाम से कोई भी निर्देशित कोई भी अधिकारी है, कोई भी व्यक्ति है, उसके एक फिक्स प्रारूप होगा,
उस प्रारूप के अकॉर्डिंग शपथ लेगा। ठीक है, शपथ लेकर वो अपना कर्तव्य ग्रहण करेगा। नंबर 2 है, किसी भी ऐसे सदस्य की बाबत जो नगर पालिका की प्रथम बैठक की तारीख से या उपनिर्वाचन में निर्वाचित सदस्य नाम निर्दिष्ट सदस्य के मामले में उसके निर्वाचन की तारीख से यथा स्थिति उसके नाम निर्देश की तारीख से 1 मास की कालावधि के भीतर उपधारा 1 के उपबंधों का पालन करने में विफल रहता है तो यह समझा जाएगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि जो शपथ लेनी होगी उसको कितने 1 महीने के भीतर लेनी होगी। 1 महीने के भीतर उसको शपथ लेनी होगी कलेक्टर के समक्ष या उसके जो भी नाम निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति है, अधिकारी है, उसके समक्ष लेनी होगी। अगर वो शपथ नहीं लेता 1 महीने के भीतर तो ये समझा जाएगा कि यार वो अपना स्थान उसने रिक्त कर दिया है, वो कर्तव्य ग्रहण नहीं करना चाहता, उसकी सीट खाली हो जाएगी। ठीक है, परंतु ऐसी कालावधि को विचार में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान ऐसा सदस्य विचाराधीन कैदी हो या निरुद्ध व्यक्ति हो या राजनीतिक कैदी के रूप में जेल में हो। तो यहाँ पे जो 1 महीना है, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव जीत चुका है जो राजनीतिक कैदी हो, ठीक है, पॉलिटिकल, या फिर कोई निरुद्ध व्यक्ति हो जिसको पुलिस ने रोक रखा है कि भाई अभी आप यहाँ पे शपथ मत लीजिए, या फिर कोई विचाराधीन कैदी हो जिस पर विचार चल रहा है, ठीक है, उस केस में 1 महीना मान्य नहीं रहेगा। जैसे ही वो नियम फाइनल उसका डिसीजन होगा, अगर वो सही रहता है, सही पाया जाता है, तो उस केस में वो शपथ ले सकता है। तो 1 महीने के लिए जो कंडीशन है वो इनके लिए लागू नहीं होगी। ठीक है, एक्स्ट्रा इनको फ़ायदा दिया जा रहा है। जो कैदी होते हैं, राजनीतिक कैदी वगैरह, जो आम इंसान होते हैं उनको तो 1 महीने के लिए, जो कैदी वगैरह जो ये होते हैं इनको 1 महीने से ज़्यादा का भी समय दिया जा सकता है, क्योंकि भाई वो बड़े लोग हैं। ठीक है, थोड़ा सा मजाक है, ऐसी बात नहीं है। अगला है त्यागपत्र। त्यागपत्र का सीधा सीधा मतलब हो गया कि अगर कोई सदस्य चुनाव जीत जाता है, अगर वो त्यागपत्र देना चाहता है किसी कारणवश, तो वो किसको त्यागपत्र देगा। ठीक है, और कितने समय में त्यागपत्र मान्य हो जाएगा। तो कोई सदस्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित उस आशय का लिखित नोटिस अध्यक्ष, तो यहाँ पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो होगा उससे अनुप्रमाणित होगा। ठीक है, लिखित नोटिस देगा, अध्यक्ष को देकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकेगा। ऐसा त्यागपत्र नोटिस की तारीख से 15 दिवस की समाप्ति के पश्चात या अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने की तारीख से जो भी पहले हो प्रभावी होगा। तो अगर कोई सदस्य है वो त्यागपत्र देना चाहता है, उस केस में वो एक नोटिस जारी करेगा, जो कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट है वहाँ का, या कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, उससे वो अनुप्रमाणित होगा, टेस्टेड होगा। ठीक है, और फिर वो अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा अपनी सदस्यता से, और जैसे ही वो नोटिस की जो तारीख है उसके अगले 15 दिन के बाद में वो त्यागपत्र स्वीकार हो जाएगा। या फिर अगर कोई अध्यक्ष है उसने पहले ही उसको स्वीकार कर लिया उससे पहले, तब भी उसको स्वीकार माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी है धारा 30 से लेकर धारा 38। अगर इसमें कोई भी आपको संदेह है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे अपन थोड़ा सा बहुत फटाफट इसका रिवीजन कर लेंगे। ये सभी रिवीजन नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, आपको फटाफट रिवीजन कर लेंगे। इसकी नोट्स की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा है धारा 30। धारा 30 में निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालय की अधिकारिता के बारे में अपन पढ़ा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कोई सिविल न्यायालय की जो हैं उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया है, कोई अधिकारिता इनकी नहीं है धारा 30 के अकॉर्डिंग। ठीक है, धारा 31 हमने पढ़ा है निर्वाचन याचिकाओं से संबंधित। यहाँ पर जो निर्वाचन याचिका दी जाएगी वो जिला न्यायाधीश को दी जाएगी। ठीक है, जिला न्याय और निर्वाचन जो तारीख है उसके अगले 1 माह के भीतर यहाँ पर याचिका देनी होगी। और इसके कारण क्या क्या हैं, कब याचिका दी जा सकती है, अगर कोई विजयी उम्मीदवार है उसकी योग्यता जो है उस पर अगर कोई प्रश्न है उस केस में दी जा सकती है। अगर उसने कोई भ्रष्टाचारण किया है तो उसके खिलाफ याचिका दर्ज की जा सकती है। अगर जो व्यक्ति या कोई उम्मीदवार है उसका नामांकन गलत तरीके से खारिज कर दिया है ताकि उसको प्रभाव, ये जो विजयी उम्मीदवार है उसको फ़ायदा मिल जाए, उस केस में भी ये याचिका दायर की जा सकती है। अगर परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, या तो गलत नामांकन स्वीकार कर लिया गया है, या भ्रष्टाचारण से द्वारा प्रभावित करने की कोशिश की गई है, या गलत तरीके से मतों को, वोट को ग्रहण किया गया है, खारिज किया गया है, या फिर यहाँ पर जो इस अधिनियम है उसके नियमों की अवहेलना की गई है और परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, तो उस केस में भी यहाँ पर याचिका दायर की जा सकती है जिला न्यायाधीश के समक्ष।
या फिर किसी और को बहुमत मिलना चाहिए था लेकिन गलती से किसी और दूसरे उम्मीदवार को बहुमत दर्ज कराकर उसको विजयी घोषित कर दिया, मतलब गलत तरीके से यहाँ पर परिणाम आया है, उस केस में भी याचिका दायर की जा सकती है। या फिर भ्रष्टाचार के द्वारा वोट प्राप्त किए गए हैं विजयी उम्मीदवार द्वारा, तो उस केस में भी याचिका दायर की जा सकती है जिला न्यायाधीश के समक्ष। और ये कौन सी धारा है? धारा 31 है निर्वाचन याचिका के संबंध में, ठीक है। अब धारा 32 बताई गई है, जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, जिला न्यायाधीश के आदेशों से अपील है तो उच्च न्यायालय में अपील दर्ज की जा सकती है। सिविल न्यायालय से प्राप्त मूल डिक्री से अपीलों की दशा की तरह शक्तियां और अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, ठीक है। सेम मतलब जो उच्च न्यायालय जो अधिकार किसकी तरह हैं? सिविल न्यायालय से जो प्राप्त जो मूल डिक्री है उसमें जो अपील दर्ज की जा सकती है और उस केस में जो इसके पास शक्तियाँ अधिकार हैं वो सेम अधिकार उच्च न्यायालय को दिए गए हैं। यहाँ पर 30 दिन के भीतर अपील दर्ज करानी होगी, ठीक है। और कोई अगर पर्याप्त कारण हो तो यहाँ 30 दिन से ज़्यादा भी टाइम लिया जा सकता है, ठीक है। अगर उसको उच्च न्यायालय को लगता है कि इनके पास पर्याप्त कारण है तो 30 दिन के बाद भी आप याचिका दायर कर सकते हो, सॉरी अपील दायर कर सकते हो। और जो उच्च न्यायालय जो अपील पर सुनवाई करेगा, जो उस पर कुछ भी आदेश पारित करेगा, वो 3 महीने के भीतर जल्दी से जल्दी वो करेगा, कोशिश करेगा कि उस पर आपको सुनवाई कर ले और अपील पर कार्रवाई करे, ठीक है। धारा 33 हमने पढ़ी है, समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपास्त होने की दशा में प्रक्रिया। अगर समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपास्त हो जाता है, ठीक है, उस केस में क्या होगा? अगर सभी सदस्य या 2/3 सदस्यों का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है, उस केस में राज्य सरकार नगर पालिका को विघटित कर सकेगी, ठीक है, कैंसिल कर सकेगी राज्य सरकार, ठीक है। धारा 34 बोला गया है आदेशों विनिश्चय की अंतिमता। उस केस में याचिका 31 में जो मैंने बताया था आपको सुनवाई का जो याचिका का जो दिया गया था, याचिका निर्वाचन याचिका 31 के तहत, उस केस में जिला न्यायाधीश का जो आदेश है वो अंतिम माना जाएगा। अगर किसी ने अपील लगाई है तो वहाँ पर जो उच्च न्यायालय जो आदेश देगा उसको अंतिम माना जाएगा। यही धारा 34 में बताया गया है। धारा 35 में मैंने आपको पढ़ाया था निर्हरताओं के बारे में। वहाँ पे बताया था कि नगर पालिका के सदस्य की निर्हरता हो सकती है अगर उसने कोई निर्वाचन अपराध किया हो, निर्वाचन से संबंधित कोई अपराध किया हो या उसने कोई भ्रष्ट आचरण किया हो। और निर्हरता उस पर बैन लगाया जा सकता है चुनाव लड़ने से संबंधित 6 वर्ष तक, ठीक है, 6 वर्ष का बैन लगाया जा सकता है। धारा 36 में बताया गया है कि निर्हरताओं को हटाने से संबंधित और अवधि में जो कालावधि है उसमें कमी कैसे की जा सकती है, उससे संबंधित यहाँ पर क्या प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग जो निर्वाचन अपराध के संबंध में जो भी उस पर बैन लगाया गया है उसको कम कर सकता है, बिल्कुल हटा सकता है राज्य निर्वाचन आयोग। धारा 37 में मैंने पद की शपथ के बारे में आपको पढ़ाया था कि धारा निर्वाचन तारीख से 1 महीने के अंदर उसको शपथ लेनी होगी। जो भी सदस्य चुनाव लड़ता है अपने कर्तव्य की शपथ लेनी होगी कर्तव्य ग्रहण करने से पूर्व। अगर कोई राजनीतिक कैदी है, ठीक है, या फिर निरुद्ध व्यक्ति है या विचाराधीन कैदी है, उस केस में उसको 1 महीने से भी ज़्यादा समय शपथ के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। उसको शपथ लेनी होगी जिला कलेक्टर के समक्ष या जिला कलेक्टर के नाम से कोई निर्देशित कोई व्यक्ति है उसके समक्ष वो शपथ उसको लेनी होगी। अन्यथा अगर वो शपथ नहीं लेता 1 महीने के भीतर तो उसका पद रिक्त समझा जाएगा, ठीक है। धारा 38 बताई गई है त्यागपत्र से संबंधित, और वो अगर कोई व्यक्ति अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो सदस्य कोई देना चाहता है तो अपने अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा और नोटिस के द्वारा देगा। और ये जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उससे अनुप्रमाणित होना चाहिए, कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अनुप्रमाणित होना चाहिए वो नोटिस। और जो नोटिस की जो 15 दिवस है, 15 दिन के अंदर अगर 15 दिन के बाद वो नोटिस प्रभावी हो जाएगा, जैसे नोटिस आज अपन देते हैं, आज से 15 दिन तक वो उसके 15 दिन के बाद में आपका त्यागपत्र स्वीकार माना जाएगा। और अगर अध्यक्ष आपका त्यागपत्र उससे पहले भी स्वीकार कर लेता है तो भी आपका त्यागपत्र फाइनल समझा जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।